एक गांव में एक आम का पेड़ था। पूरे गांव में बस वही एक आम का पेड़ था। बाकी सारे पेड़ गांव वालों ने काट दिए थे। एक दिन उस गांव में विनोद नाम का एक व्यापारी आया। चाचा, ये कहरी गांव है ना? यहाँ के आम एक जमाने में काफी फेमस हुआ करते थे। हाँ बेटा, पर अब आम का नाम किसी के सामने मत लो। लोगों ने डर के मारे आम खाना बंद कर दिया है। आम से कैसा डर? गर्मियां आ रही हैं। मैं तो इस बार गांव से कई सारे आम ले जाकर शहर में बेचूंगा। अरे नहीं मूर्ख, तू ऐसा नहीं करेगा। हमारे गांव ने बहुत मुश्किल से आम से पीछा छुड़ाया है। चाचा, बुढ़ापे में कुछ भी बकते हो आप। आम से भला कोई क्यों पीछा छुड़ाएगा? विनोद हंसते हुए वहाँ से निकल गया और गांव के एक लौते आम के पेड़ पे पहुँचा। शाम हो गई थी और अंधेरा छा गया था। वहाँ रसीले बड़े बड़े कई सारे आम लटके हुए थे। ओहो, ये पेड़ तो आम का खजाना है। इससे तो पूरे गांव के लिए आम निकल जाएंगे। जरा चख के तो देखूं। विनोद आम तोड़ने ही जा रहा होता है कि वो अचानक रुक जाता है। उसे लगता है उसे आम के पेड़ के अंदर से कोई देख रहा है। क्या वो दो आंखें थी? बाप रे, मैं तो डर ही गया। छोड़ो, कल सुबह आऊंगा आम लेने। वैसे भी शाम को पेड़ों से फल नहीं तोड़ते। विनोद गांव चला जाता है और दूसरी सुबह अपना थैला लेकर आम के पेड़ के पास आ जाता है। गांव का कोई पागल कहीं मुझे रोक न दे। जल्दी से सारे आम तोड़ के ले जाता हूँ। विनोद आम तोड़ने लग जाता है। जिन जिन टहनियों से विनोद आम तोड़ता है, उन टहनियों से एक काला चिपचिपा पदार्थ टपकने लग जाता है। ये क्या? मैंने तो इतने सारे आम तोड़े हैं अपनी जिंदगी में, आज तक ऐसा काला पदार्थ तो देखा ही नहीं। खैर, शायद यही काला पदार्थ इस आम को इतना खास बनाता होगा। विनोद थैला भर के आम शहर ले जाता है। उस दिन आम की बिक्री बम्पर हो जाती है। लोग 5-6 किलो आम एक साथ ले जा रहे थे। रात को विनोद थैला लेके अपने घर आता है तो वो काला पदार्थ अभी भी टपक रहा था। बाप रे, ये काला पदार्थ तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बचे कुछ आम का विनोद अपनी पत्नी को आम रस बनाने को कहता है। थोड़ी ही देर में बिमला किचन के अंदर से चिल्लाती है, विनोद, विनोद इधर आओ जल्दी। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही हो? ये सारे आम का आमरस तो काला पड़ गया। देखो कैसा अजीब सा बदबू मार रहा है और देखने में भी कितना गंदा सा लग रहा है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल उस आम से टपकता हुआ काला चीज है। मैंने इसके बारे में सुना है। कहीं ये केरी गांव का आम तो नहीं है? हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। क्या हो गया पागल औरत? क्या बक रही है? मुझे भी समझा। हे भगवान, इस बला से कैसे छुटकारा मिलेगा अब। बिमला जोर जोर से भगवान का नाम लेते हुए अपनी छाती पीट रही थी। इससे पहले कि विनोद कुछ समझ पाता, अचानक से पूरे घर में आम की महक भर गई, जैसे 100 आम के बीच में खड़े हों। धीरे से चलते हुए एक औरत किचन के अंदर आती है और बिमला उसे देखकर बेहोश हो जाती है। कौन हो तुम? मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? अरे बिमला, उठ जा। तू क्यों बेहोश हो गई? मैं तेरा पीछा कैसे छोड़ती विनोद। तूने मेरे आम लिए, अब मुझे अपनी जान दे दे। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे आम है। वो चुड़ैल जैसे हवा में तैरने लग गई। उसने विनोद की बीवी के शरीर को भी हवा में उड़ा दिया और उसे उछालने लग गई। बताओ, इसका क्या किया जाए? जैसे तुमने मेरे पेड़ के आम को काट काट के लोगों को खिलाया है, वैसे ही काटा जाए, या जैसे तुम आम रस बना रहे थे वैसे इसके भी शरीर का गूदा बना दूं मैं। मुझे माफ कर दो, मेरी बीवी को जाने दो। चुड़ैल विनोद की बीवी को लेके हवा में गायब हो जाती है और विनोद रात भर अपनी पत्नी का नाम पुकारता रहता है। दूसरी सुबह विनोद भागते हुए उस गांव के चाचा के पास पहुंचता है और उसने आम के पेड़ की चुड़ैल के बारे में पूछता है। चाचा उस पे चिल्ला उठते हैं, चाचा मैं क्या करूं? वो चुड़ैल मेरी बीवी को अपने साथ लेकर चली गई है। मैं अपनी बीवी को वापस कैसे ला सकता हूं चाचा?
तेरी बीवी को खत्म कर दिया अब उस चुड़ैल ने। तू अपनी जान बचाने की सोच। पर मैं अपनी जान बचाऊं तो कैसे? क्या उस चुड़ैल को खत्म करने का कोई तरीका है चाचा? तरीका तो है, पर वो असंभव है। उस आम के पेड़ से जो काला पदार्थ टपकता है वही उसका रक्त है। उस रक्त में उसकी सारी शक्तियां जमा हैं। अगर वो रक्त जमा करके उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया जाए तो उसकी खुद की शक्तियां ही उसे खत्म कर देंगी। विनोद भागते हुए पेड़ के पास जाता है जहाँ वो चुड़ैल पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आ गया, आजा, अब तेरी बारी है। कल तेरी बीवी गई, आज तू जाएगा। हाँ, आ गया मैं। आ जाओ, मुझे मार डालो। विनोद और चाचा मिलके चुड़ैल को खत्म करने का सोचते हैं। विनोद के थैले में कल के आम से गिरे हुए चुड़ैल का काला खून अभी भी पड़ा हुआ था। जैसे ही चुड़ैल विनोद की तरफ भागती है, चाचा दूसरी तरफ से वो थैला विनोद की तरफ फेंकते हैं। विनोद जल्दी से उस थैले को अपने आगे खड़ा कर देता है। चुड़ैल तेजी से विनोद की तरफ बढ़ते हुए थैले से टकरा जाती है और अपने खुद के खून में चिपक जाती है। ये क्या कर दिया? बचाओ! देखा अब कैसे जल जाएगी ये चुड़ैल अपने ही खून में। देखते ही देखते चुड़ैल थैले के साथ जलकर राख हो जाती है और वो आम का पेड़ भी धीरे धीरे दूसरे पेड़ों की तरह हरा भरा और सुंदर बन जाता है। ललिता और राकेश ने एक बड़ा घर खरीदा था जहाँ कई तरह के पेड़ पौधे थे। देखो ना राकेश, कितना सुंदर बगीचा है इस घर का। हाँ, लेकिन मुझे इतने झाड़ झंकाड़ अच्छे नहीं लगते। मैं कल ही माली को बुलाकर यहाँ का सारा पेड़ हटवा दूंगा। कैसी बात कर रहे हो? बच्चों को खेलने के लिए बगीचा अच्छा तो है। बच्चों को खेलने के लिए मैं यहाँ बास्केटबॉल के कोर्ट, स्विमिंग पूल और छोटा सा गार्डन, बस। बाकी क्या कर रहा है इन फालतू के पेड़ों का? ललिता को राकेश की बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन करती भी तो क्या। अगले दिन तय समय पर माली और लोग गार्डन को उखड़वाने के लिए आ जाते हैं। राकेश साहब, सारे पेड़ तो आसानी से उखड़ गए, लेकिन ये छोटा सा फूल का पौधा निकल ही नहीं रहा है। राकेश जैसे ही पौधा उखाड़ने की कोशिश करता है, किसी महिला के रोने की आवाज आती है। अरे, ये कौन रो रहा है? समझ नहीं आ रहा। देखो राकेश, ये फूल भी कितना अजीब सा है ना। लगता है जैसे कोई मुंह खोल के निगलने के लिए तैयार हो। हाँ ललिता, ये कुदरत का बनाया है। अरे साहब, हमको तो कुछ और ही लग रहा है। देखिए, इसकी आंख से तो खून का आंसू निकल रहा है साहब। हाँ हाँ राकेश, रहने दो। चलो यहाँ से किसी समझदार से पूछकर इस पौधे का कुछ करेंगे। अरे यार, ये बेजुबान पौधा क्या कर लेगा? क्यों परेशान हो रही हो? मैं देखता हूँ। ललिता के मना करने पर राकेश ने पौधा तो उखाड़ने की जिद छोड़ दी, लेकिन जाते जाते वो फूल उसने तोड़कर जमीन में फेंक दिया। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन धीरे से बाहर वो पेड़ जिंदा हो जाता है। वो फूल रो रो कर पौधे के गले लगता है और बड़ा सा मुंह खोलकर पास रखे गमले को खा जाता है। अरे राकेश, बाहर लग रहा है कोई है गार्डन एरिया में। कैसी बात कर रही हो? कोई नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड होगा कॉलोनी का। हो सकता है। चलो बच्चों के कमरे में, मैं उन लोगों को समझा कर आती हूँ कि बाहर न जाए रात को खेलने के बहाने। ललिता बच्चों के कमरे में जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। पता नहीं इन लोगों की आदत कब ठीक होगी। न लाइट बंद करते हैं न खिड़की। कोई भी कूद कर अंदर आ जाए तो पता भी नहीं चलेगा। ललिता खिड़की बंद करने जाती है तो सामने उसे वो पेड़ दिखता है। अरे, ये फूल कितना फ्रेश लग रहा है, जबकि इसे सुबह से तोड़कर फेंका गया था। कल बाहर फेंक दूंगी। ललिता खिड़की बंद करती है और चली जाती है, लेकिन आधी रात को बच्चों के कमरे की लाइट अचानक जल जाती है और फूल बड़ी बेटी के सर के पास उसके आधे सर को अपने मुंह के अंदर लेकर उसे निगलने ही वाला होता है कि बच्चों के कमरे का दरवाजा खुल जाता है। ओहो, ये ललिता भी ना बच्चों के कमरे से होकर गई, लेकिन लाइट नहीं बंद की। फूल गायब हो जाता है। ओह,
ये शंकर भगवान की फोटो उल्टी कैसे हो गई? राकेश बच्ची के सर के पास फोटो सीधा रखकर चला जाता है। फूल फोटो के कारण बच्ची के पास नहीं आ पाता। अगले रोज, चलो घर का सारा काम तो हो गया, जरा गार्डन जाकर मैं वो फूल फेंक आऊं। ललिता गार्डन जाती है, लेकिन ये क्या, फूल तो वापस पौधे पर लगा होता है। अरे, यहाँ कल तक तो कोई कली नहीं थी, आज फूल भी उगाया। और वो फूल कहाँ गया जो कल इन्होंने तोड़ा था? ललिता को कुछ समझ नहीं आता है। वो जैसे ही घर की तरफ मुड़ती है, पीछे से फूल मुंह खोलकर ललिता को खाने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता आगे निकल जाती है और उसका दुपट्टा फूल के मुंह में फंस जाता है। चलो बच्चों को उठाती हूँ, जब से घर में आए हैं पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है इन लोगों की। तभी उसकी नजर बड़ी बेटी पर पड़ती है। अरे ये क्या, इसके मुंह में ये लाल लाल। वो बेटी का मुंह सूंघती है। इसके पास तो वैसी ही महक आ रही है जैसे उस पौधे के पास से आ रही थी। तभी ललिता की नजर उसके फटे दुपट्टे पर पड़ती है। ललिता को समझते देर नहीं लगती कि दाल में कुछ काला है। वो बच्चों को लेकर उस पौधे के पास जाती है जहाँ उसके फटे दुपट्टे का एक हिस्सा फूल के मुंह में लटक रहा था। ओह, तो ये खूनी फूल है। मैं अभी इस पौधे को काटकर अपने गार्डन से बाहर फेंक देती हूँ। ललिता अंदर से एक बड़ा सा चाकू लेने जाती है कि उसे अपनी छोटे बेटे की जोर से आवाज आती है, माँ बचा लो मुझे, ये फूल मुझे खा रहा है। ललिता भागकर टेबल पर रखा फल वाला चाकू लेती है और पौधे के पास जाती है। ललिता बेटे का पैर पकड़कर खींचती है, लेकिन फूल की पकड़ काफी जोर की होती है। अरे कोई है, आओ बचाओ मेरे बेटे को इस पौधे से, कोई बाहर निकालो मेरे बेटे को। तभी बड़ी बेटी माँ को पास पड़ा चाकू पकड़ाती है, जो बेटे को पकड़ने के चक्कर में उसके हाथ से गिर गया था। ललिता जल्दी से चाकू फूल के पंखुड़ी को मारती है, लेकिन वैसे ही एक औरत के फिर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। ललिता समझ जाती है चाकू का वार काम कर गया है। माँ, फूल की पकड़ ढीली हो रही है, फिर से चाकू मारो। ललिता बिना कुछ सोचे फूल पर जोर जोर से वार करने लगती है, कभी उसकी डाली में तो कभी उसके डंठल पर, और फिर फूल का पौधा पूरी तरह से टूटकर जमीन में गिर जाता है। औरत के रोने की आवाज बंद हो जाती है और हर तरफ खून ही खून होता है। तुम ठीक हो? हाँ माँ, लेकिन अब डर लग रहा है। ललिता पौधे की तरफ देखती है, जो जादू से सूख कर खत्म हो जाता है। डरो मत, अब ये पौधा और फूल यहाँ कभी नहीं आएंगे।